आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भावी अध्यापक बंधुओं, आज का वीडियो होने वाला हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हम लोग डॉक्टर बच्चन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन। और यह अध्ययन श्रृंखला में हम लोग ऐसे कथनों का समावेश आज किए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए कथन हैं, और उनका संकलन एक साथ आपको बच्चन के 50 प्रश्नों का अध्ययन आप करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस पाठचर्या का भरपूर लाभ उठाएं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस सेशन से अधिक लाभान्वित होंगे, और इसी आकांक्षा से आपके समक्ष यह सेशन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को। और पाठचर्या में आज की देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का पहला कथन। पहला कथन है, आरंभ में ही कह दूं कि ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है, और ना ही उसे छोड़ करके। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। साथियों, बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और दूसरा कथन हम लोगों ने बच्चन सिंह का लिया है कि जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो इतिहास पर वह क्यों न लागू हो। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, ऐसा मानना है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि बच्चन जी कहते हैं कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, और यह बच्चन सिंह का ही कथन है। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन हम लोग पढ़ लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का। वे लिखते हैं, प्रामाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली, अवधी, खड़ी बोली। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति हैं, दूसरे के मुल्ला दाऊद, और तीसरे के अमीर खुसरो। साथियों, यह सेशन बच्चन सिंह के कथनों पर आधारित सेशन है, तो वीडियो को लाइक करके जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले कथन को। तो अगला कथन है, रीतकाल वस्तु, शैली, छंद, रूप, विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है, इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय प्रभावोत्पादन है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है कि घनानंद को शुक्ल जी रीतकाल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में मानते हैं, फिर भी उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों बैठाया है। यहाँ पर उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है। और यह बच्चन सिंह का कथन है घनानंद के संदर्भ में। अगला कथन है कि जो लोग हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से च्युत हैं। अगला कथन है, काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि आधुनिक कालवाचक होने के साथ प्रवृत्तिवाचक भी है, और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है, इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन बच्चन सिंह का ही देखते हैं हम लोग। केदारनाथ के संदर्भ में लिखते हैं, केदारनाथ छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं, यानी कि केदार को
छायावादोत्तर कविता का सुमित्रा नंदन पंत कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला कथन है कि धर्म के बाह्य आडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया, पर सरापा के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में कबीर में ही सुनाई पड़ता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। साथियों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन कि पंडित होते हुए भी वह यानी सरापात पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतार कर उन्होंने एक किनारे पर रख दिया। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है केशव ने अपने युग में जब हिंदी में काव्य शास्त्र लगभग शून्य था, हिंदी को एक समग्र काव्य शास्त्र दिया। और ऐसा कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है केशवदास के संदर्भ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न कथन की तरफ। और अगला कथन है वे यानी केशवदास संस्कृत के पंडित थे, क्लासिकल पंडित। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि भक्ति काल के कवियों को सीकरी से कोई काम न था, पर रीतकालीन कवियों का सीकरी के बिना सरे नहीं को काम। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय द्विवेदी जी को है। यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन है कि सरस्वती में समसामयिकता के प्रति आग्रह है, पर भारतेंदु के गद्य में जो जिंदा दिली, सरसता, हंसमुखता और व्यंग है वह सरस्वती में प्रकाशित गद्य में कहा। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि उद्धव शतक की टेक्निक और कसावट सतसई से ली गई है, इसके माध्यम से उन्होंने श्रृंगार ही नहीं भक्ति, प्रेम और करुणा को भी साकार किया है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि उनकी कविता में किसानी, सहजता, गांधीवादी सात्विकता, देश प्रेम तथा प्राकृतिक सौंदर्य का स्वाभाविक मिश्रण हो गया है। और यह कथन है सियाराम शरण गुप्त के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन श्याम सुंदर दास को व्यापक अर्थ में रामचंद्र शुक्ला और नंदुलारे वाजपेयी के निर्माण का भी श्रेय है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि हेमचंद्र के व्याकरण में उद्गृत दोहों के काव्य सौंदर्य के संबंध में उनके जैसे रसवादी आचार्य का चुप रहना अखरता है। संभव है जैन काव्य होने के कारण उन्होंने बौद्ध सिद्धों की रचनाओं की तरह इन्हें भी कोरा सांप्रदायिक ग्रंथ मान लिया हो। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि जहां तक काव्यात्मकता का संबंध है, जैन काव्य सिद्धों और योगियों के काव्यों से भिन्न हो जाता है। सिद्धों में जहां काव्यात्मकता मिलती है, पर योगियों में उसका नितांत अभाव है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन स्वयंभू असाधारण कवि हैं, उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघ जाल की तरह व्यापक है। और यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन है कि स्वयंभू वैसे ही पंडित थे जैसे तुलसीदास काव्य शास्त्र की परंपरा से अभिज्ञ। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन वास्तव में पुष्पदंत ने ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली। यह प्रतिक्रिया निश्चय ही अतिरेकवादी है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। साथियों, आज की पाठचर्या पूरी हमारी डॉक्टर बच्चन सिंह पर आधारित है और 50 महत्वपूर्ण कथनों का संकलन आपको एक साथ देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगला कथन है कि जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है, किंतु साहित्य में प्रविष्ट होकर इसका रूप श्रृंगार वीर मिश्रित हो गया है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। यह कथन बच्चन सिंह का है। अगला कथन
महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप श्रृंगारिक नहीं था। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य श्रृंगारिक हो उठा। बंगला भक्ति काव्य अतिशय श्रृंगारिक हो गया। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन, तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। यह कथन है तुलसीदास के संदर्भ में बच्चन सिंह का। अगला कथन है वे कबीर के संदर्भ में लिखते हैं कि वे यानी कबीर एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो न कोई मुसलमान, न मौलवी हो न पुरोहित, न कोई शेख हो न ब्राह्मण, सब मनुष्य हों। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का कबीर के संदर्भ में। अगला कथन, इनकी यानी कबीर की भाषा भोजपुरी से प्रभावित और लय भी भोजपुरिया है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन, अब यह कहने की जरूरत नहीं कि आज श्रेष्ठ और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि से के प्रभाव से अधिक पड़ा है। तो यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि कामायनी की धुरी पर जिस श्रद्धा पर आधारित है, कामायनी की धुरी जिस श्रद्धा पर आधारित है वह बदले हुए युग की देन है। और यह कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन बच्चन सिंह का कि मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। कथन है यह बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ और कथन अगला है कि रीतकालीन कवि सचेत रूप से कविता लिख रहे थे जो उनके जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन, यदि शुक्ल जी को ठीक ठिकाने से पढ़ लिया गया होता तो हवा में मुक्का मारने की जरूरत न पड़ती। शुक्ल जी शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करते हैं। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है भक्ति काल में ब्रजी और अवधि दोनों में कविताएं लिखी जा रही थी, किंतु रीत काल में अवधि में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लिखा गया। ब्रज भाषा सामान्य काव्य भाषा बन चुकी थी। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ और अगला कथन है कि व्यंग्यार्थ कौमुदी में पहले लक्ष्य है और बाद में लक्षण। लक्ष्यांश का मूल नया प्रयोग कहा जा सकता है जो परिपाटी विरुद्ध है। लक्षण अंश वृत्त से प्रताप शाही का यह कथन प्रताप शाही के संदर्भ में यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि शुक्ल जी के विरोध में मत व्यक्त करते समय उन्हें कई बार पढ़ लेना चाहिए। ऐसा कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन, इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि राज्यसभा में बड़प्पन पाने के लिए कुछ न कुछ पंडिताई जरूरी थी। कविता न सही, रीति ग्रंथ ही सही, असफल कवि आलोचक बन जाता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि यह यानी पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं तो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य हैं, गुण दोष सहित हैं। उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला कथन है कि यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का।
अगला कथन, तो अगला कथन है, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई विषय हो सकता है और घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहां, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बाबा नागार्जुन के संदर्भ में यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, व्यक्ति की ही आत्माभिव्यक्ति ही मूल तत्व है, जिसके कारण व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। और यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला कथन है कि साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। और यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। अगला कथन है कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। यह कथन है अज्ञेय जी का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प का या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। और यह कथन है जय शंकर प्रसाद जी का। अगला कथन है कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। यह कथन है सुमित्रानंदन पंत जी का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। और यह कथन है सुमित्रानंदन पंत जी का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है कि कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों को उपेक्षा योग्य बना देता है, क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है, क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। और यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ और देखते हैं अगला कथन है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गत हीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो इसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। और यह कथन है बाबू गुलाब राय का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है काव्य जीवन प्रकृति का दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। और यह कथन है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना के पुट, मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।
अगला कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। और यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है कि जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है, इसी उचित का भाव जिसमें भाव हो वह है औचित्य। तो यह कथन है क्षेमेंद्र महोदय का। अगला कथन है कि आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। और अगला कथन है कामायनी मनुष्य चेतना के विकास का महाकाव्य है। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला कथन है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। और यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है कि उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। रहीम के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन, अपने पौरुष से हताशा जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह भक्ति काल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। तो यह जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। और यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला कथन है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। और यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला कथन है कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। और यह कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। अगला कथन है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह विद्यापति का अनुकरण है। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन है यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांभीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। साथियों बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता जिसका आरंभ व्यक्ति महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला कथन है कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूत की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्ति बोध में है। और यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला कथन है कि मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। और यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला कथन है कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवियों के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। और यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। तो साथियों आज के वीडियो में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।